नमस्कार। मैं आज की खबरों के बीच छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार बोल रहा हूं। आज एक सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया है और अदालत ने उन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बड़ी खबर है, कैद भी बड़ी है और मानहानि का मामला इतनी बड़ी कैद किसी के लिए ला सकता है, ये भी थोड़ा सा लोगों को आज हक्का बक्का कर गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनको पहले से अंदाज था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पार्टी आगे की कानूनी तैयारी में लगी हुई है। अब इस मामले को ज़रा समझते हैं कि ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये मामला कर्नाटक में 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी की कही हुई एक बात से उपजा है। चुनाव प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी और चुनाव प्रचार में कई तरह की बातें की जाती है। उन्होंने एक बात कही जो एक खास संदर्भ में थी, लेकिन उनके शब्द बड़े साफ थे। उन्होंने कहा कि तमाम चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ये लोगों को मालूम है कि नीरव मोदी से लेके ललित मोदी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इस देश के खाए और देश के बाहर जाकर बस गए। हिंदुस्तान का कानून उनका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। पैसा बैंकों का डूब गया है। ये लोग देश वापस आने तैयार नहीं हैं और देश इनको वापस ला नहीं पा रहा है। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने ये बात कही थी, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी थे, वे भी एक मोदी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी का इशारा बिना मोदी के सिर्फ नीरव मोदी और ललित मोदी तक सीमित हो। तो उन्होंने जो बात कही वो चुनाव में कही जाने वाली बहुत किस्म की बातों में से एक है। लेकिन हुआ ये कि गुजरात के एक भूतपूर्व मंत्री और आज के वहाँ के भाजपा के विधायक, उनका सरनेम भी मोदी है। वो अदालत पहुँचे कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो देश के उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, उनका अपमान है जिनका सरनेम मोदी है। बात पहली नज़र में ठीक लगती है कि इन्होंने राहुल गांधी ने सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है ये कहा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, ऐसा नहीं कहा था। उनकी बात तमाम मोदी लोगों पर लागू नहीं होती थी, उनकी बात उन तमाम चोरों पर लागू हो रही थी जिनका सरनेम मोदी था। लेकिन अदालत की अपनी व्याख्या है। अदालत ने इसे मोदी सरनेम के एक व्यक्ति का अपमान माना और राहुल गांधी को 2 साल की कैद सुना दी। हिंदुस्तान के लोगों को याद होगा कि मुस्लिमों के बारे में जब बात होती है और उन आतंकी घटनाओं के बारे में बात होती है जिनसे जुड़े हुए कुछ मुस्लिम गिरफ्तार होते हैं, पकड़ाए जाते हैं, उस समय बार बार ये बात होती है कि हर मुस्लिम आतंकी नहीं है, लेकिन हर आतंकी मुस्लिम क्यों होता है। आप तमाम लोगों को याद होगा कि भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता अपने सार्वजनिक भाषणों में ये बात कहते हैं कि हर मुस्लिम आतंकी नहीं है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन हर आतंकी मुस्लिम है। तो बात मुस्लिम के अपमान की नहीं रहती, बात ये रहती है कि हर आतंकी मुस्लिम क्यों है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से लागू नहीं होती। हमने हिंदुस्तान में बहुत से गैर मुस्लिम, खासकर हिंदू लोगों को भी आतंक के मामलों में गिरफ्तार होते देखा है। ऐसे लोगों को सांसद बनते भी देखा है बाद में। खैर, अभी बात राहुल गांधी की हो रही थी, तो आज पूरे देश में एक उत्सुकता ये है कि राहुल गांधी का इससे क्या बनना बिगड़ना है, क्या होगा उनका इससे। तो हम इसको ज़रा देखें कि ये फैसला क्या कहता है। इस फैसले ने उनको 2 साल की कैद सुनाई है, लेकिन इस फैसले ने उनको 30 दिन का समय दिया है
और जमानत दी है, जो कि जाहिर है 30 दिनों के लिए ही है। उनको 30 दिनों का वक्त इसलिए मिला है कि वो ऊपर की किसी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। ये बहुत बड़ी रियायत नहीं है, अदालतों से ऐसी रियायत अधिकतर लोगों को मिल जाती है। तो अब जाहिर है कि राहुल गांधी ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जिला अदालत में अपील करेंगे, कुछ का कहना है कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उतनी बारीकी से आज हमको कोई वास्ता नहीं है। ये है कि उनके पास अभी बहुत सारे कानूनी विकल्प मौजूद हैं, और अगर हाई कोर्ट या उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट अगले 30 दिनों में राहुल गांधी को किसी तरह की कोई राहत देती है कोई अदालत, तो उनका जेल जाना नहीं होगा, उनको जमानत मिल जाएगी, इस सज़ा पे स्थगन मिल जाएगा, और ये एक बड़ी बात उनके लिए हो सकती है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता का क्या होगा, क्योंकि एक सामान्य ज्ञान ये कहता है कि जिस किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की कैद होती है, उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो सकती है। मैं उस कानून के बहुत बारीकियों में नहीं जाना चाहता यहाँ पे, मैं केवल जुबानी बात कर रहा हूँ। कई तरह के अपराध के मामले में ये सज़ा मिलने पर सदस्यता खत्म हो सकती है, कुछ मामलों में नहीं हो सकती है। और भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने अभी ये कहा है इस फैसले के आने के बाद कि वो इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते कि सदस्यता का क्या होगा, इस बारे में लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। तो ये बात सही है कि अध्यक्ष ऐसे कई मामलों पर कोई फैसला ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मुद्दा बाकी है, उस पर भी चर्चा कर ली जाए कि क्या 2 साल की कैद मिलने के बाद राहुल गांधी अगला चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है कि उनकी आज की सदन की सदस्यता खत्म न हो, लेकिन कानून की बारीकी क्या कहती है कि अगला चुनाव वो लड़ सकेंगे कि नहीं, जो कि 2024 का चुनाव है, जिसमें देश के बहुत सारे लोग और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रहे हैं कि वे मोदी के मुकाबले एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। वो कितने अच्छे होंगे मैं नहीं जानता, विपक्ष उनको कितना मंजूर करेगी ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि 2024 में राहुल गांधी मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब हमको ये भी समझना है कि क्या अदालत का ये फैसला और क्या जनप्रतिनिधित्व कानून और क्या संसद के लोकसभा के अध्यक्ष का फैसला ये मिलकर एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि राहुल गांधी का अगला चुनाव लड़ना न हो पाए। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी कि किसी व्यक्ति की कही हुई एक लाइन को लेकर, जिसके लिए उसने अदालत में बार बार कहा कि उनकी नीयत किसी भी समुदाय का अपमान करने की नहीं थी, लेकिन अदालत ने राहुल गांधी को उस कानून के तहत, क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत जो प्रावधान है उसमें अधिकतम सज़ा दी है। 2 साल की सज़ा अधिकतम सज़ा है, 2 साल की सज़ा दी है। तो अदालत ने कोई रहमदिली नहीं दिखाई कि आपने ये सोच समझ के कहा था, नहीं कहा था, अपमान हुआ है, नहीं हुआ है। अदालत का मानना है कि ये अपमान हुआ है और आप अधिकतम सज़ा के लायक हो। अब देश के सामने आज जब तक कि कोई कानूनी बारीकियां आगे सामने नहीं आती है अदालत में, कानूनी विशेषज्ञों के बीच में, मैं तो आपसे आज शाम ही रूबरू हूँगा इसको लेकर। तो एक मुद्दा यह है कि उनकी सदन की सदस्यता का क्या होगा, एक मुद्दा यह है कि वो लोकसभा का अगला चुनाव लड़ सकेंगे नहीं। तीसरा एक बात जिसको जितने वकीलों से मैंने बात की है, जो छत्तीसगढ़ के पहले एडवोकेट जनरल रहे हैं कनक तिवारी, उनसे मैंने बात की है, दिल्ली में 1-2 कानून के जानकार लोगों से बात की है, उनका कहना है कि बहुत रूटीन मामला है और राहुल गांधी को न केवल जमानत जारी रहेगी बल्कि उनको स्टे भी मिल जाएगा और मामला चलते रहेगा, चाहे वो सेशन कोर्ट में चलेगा या हाई कोर्ट में चलेगा, ये चलेगा मामला अभी। अब मैं यहाँ पे एक बात याद करना चाहता हूँ और आप में से कई लोगों को याद भी होगी ये बात। 2013 में एक घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उसने सज़ा पाए हुए लोगों, 2 साल
या उससे अधिक की सजा पाए हुए लोगों के 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फैसला है, वो कानून रहता है तब तक जब तक कि संसद उसके खिलाफ कोई कानून न बनाए। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप लोगों को याद होगा कि लालू यादव की पार्टी उस सरकार का समर्थन कर रही थी, और भी बहुत सारी पार्टियां थी, यूपीए में बहुत सारी पार्टियां थी। तो हुआ ये था कि लालू यादव को अदालत से सजा मिली हुई थी और उनका अगला चुनाव लड़ने पर शायद, जितना मुझको याद पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रोक आ जा रही थी। तो इस फैसले का तोड़ यही हो सकता था कि संसद एक कानून बनाए, उस कानून को बना के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दे और पलट के सजा याफ्ता नेताओं को ये छूट दे दे कि वो चुनाव लड़ सकें। इसकी बहुत बारीकियों में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मुझको बहुत अच्छी तरह याद है, मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव बनाया। कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, सबसे बात की, सभी पार्टियों ने मिलके, कैबिनेट में अकेली कांग्रेस नहीं थी, बहुत सारी पार्टियां थी, इन सब ने मिलके इसको एक अध्यादेश का दर्जा दिया। अब यहाँ पे एक वाक्य में मैं फ़र्क समझाना चाहता हूँ, अध्यादेश और विधेयक में क्या फ़र्क होता है। विधेयक वो कानून होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे पहले संसद या विधानसभा में ले जाया जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामने पेश किया जाता है, वहाँ बहुमत से पारित होने के बाद उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति को भेजा जाता है। जिस तरह की छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास करके राज्यपाल को कुछ महीने पहले भेजा गया है, जो अभी तक राज्यपाल के पास राजभवन में महीनों से पड़ा हुआ है, ये उसी किस्म का रहता है विधेयक। लेकिन एक और रास्ता रहता है, अगर सरकार को लगता है कि हम अभी सदन का इंतजार नहीं कर सकते और हमको इसको जल्दी से जल्दी कानून बनाना है, तो उस हालत में मंत्रिमंडल के पास एक अध्यादेश लाने का अधिकार रहता है। और मनमोहन सिंह कैबिनेट ने ठीक यही किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए एक अध्यादेश तैयार किया। ये अध्यादेश सजा पाने वाले लोगों के चुनाव लड़ने की पात्रता को वापस ला रहा था कि लोग लड़ सकें चुनाव, तब तक जब तक कि ऊपरी अदालत में कोई पिटीशन चल रही है, वहाँ पर पुनर्विचार चल रहा है, तब तक वो चुनाव लड़ सकें। मैं मोटे मोटे तौर पे कह रहा हूँ, बहुत बारीकी में नहीं जा रहा हूँ। अब हुआ ये कि ये अध्यादेश आ गया, इसकी कॉपी भी छप के आई कि ये अध्यादेश ला रही है सरकार, तो इसकी कॉपी राष्ट्रपति के पास गई रहती, राष्ट्रपति ने उसको दी रहती और ये कानून बन जाता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खारिज हो जाता। देश के राजनीतिक दलों के जितने सजा याफ्ता नेता हैं, उनको ऊपरी अदालत में अपील चलने तक उनको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता। ऐसा ये अध्यादेश था। तो इससे बहुत सी पार्टी के बहुत से नेता खुश थे कि उनकी सज़ा बरकरार रहेगी, वो अपील लड़ते रहेंगे और चुनाव भी लड़ लेंगे। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली प्रेस क्लब में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन जी जान लगा के इस अध्यादेश के समर्थन में बोल रहे थे मीडिया के सामने, क्योंकि सवाल इसी को लेके हो रहे थे। और अचानक वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे। राहुल गांधी का वहाँ जाना पहले से तय नहीं था या उसकी घोषणा नहीं थी। तो राहुल गांधी ने वहाँ पर इस अध्यादेश के बारे में कहा, इट इज़ अ कंप्लीट नॉनसेंस, ये पूरी तरह से बकवास है, इसको फाड़ कर कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। ये कहते हुए राहुल गांधी ने उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा, उसकी कॉपी को फेंक दिया। अब यूपीए सरकार में तो बहुत सारी पार्टियों का मिला जुला मंत्रिमंडल था, लेकिन उसमें से कुल एक पार्टी के नेता ने, जो कि मंत्रिमंडल में भी नहीं थे, राहुल गांधी, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी का जो दर्जा उस समय था, उसको देखते हुए कैबिनेट ने इसको दोबारा सोच विचार किया इसके ऊपर। लोगों को याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस समय देश के बाहर थे।
उन्होंने वहाँ से कहा कि मैं लौट के आके इस पे विचार करूँगा। और विचार क्या करना था? जो राहुल गांधी ने कह दिया सार्वजनिक रूप से, उसके खिलाफ तो कांग्रेस जा नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि अध्यादेश खारिज हो गया। इस अध्यादेश को कभी राष्ट्रपति को भेजा नहीं गया। ये अध्यादेश ड्राफ्ट किया गया था, कैबिनेट ने इसको पास किया था, केवल एक दस्तखत की दूरी बची थी कानून और इस अध्यादेश में। अब दिलचस्प बात यह है कि आज अगर वो अध्यादेश बन गया रहता, वो कानून बन गया रहता, राहुल गांधी 2013 के उस दिन इस अध्यादेश को न फाड़ते, तो क्या होता? तो होता ये कि आज राहुल गांधी को एक अदालत से सज़ा पाने के बाद इसका मौका मिलता, उनको ये मौका मिलता कि ये सज़ा अपनी जगह चलते रहेगी, इसकी अपील कोर्ट में चलती रहेगी और वो जनता की अदालत में जा सकेंगे। लेकिन आज वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अध्यादेश कभी कानून नहीं बन पाया। तो उस वक्त नुकसान लालू यादव का या किसी और का जो भी हुआ होगा, उसके बाद और कई लोगों का हुआ होगा, क्योंकि मुजरिम तो बहुत सारे राजनीतिक दलों में भरे पड़े हैं। आज राहुल गांधी भी ऐसे किसी कानून का फ़ायदा पाने की हालत में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा फ़ायदा पाना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जो एक नैतिक फैसला लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत से शब्दों में ये बात कही थी कि हर राजनीतिक दल के लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और राजनीति से ये खराब बात खत्म होना चाहिए। और उन्होंने अध्यादेश की प्रति को फाड़ दिया था। तो मैं केवल इसको याद दिला रहा हूँ, वो अध्यादेश इतिहास है। वो इतिहास राहुल गांधी के वर्तमान या भविष्य के काम नहीं आने वाला है। लेकिन कैसा संयोग है कि जिस राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा था और कानून नहीं बनने दिया था, वही राहुल गांधी आज ऐसे किसी कानून की ज़रूरत में है। मैं नहीं जानता कि वो चाहत में है या नहीं है। तो आने वाले दिन हमको बतलाएंगे। अगले 30 दिन राहुल गांधी को मिले हैं ऊपर की अदालत में अपील करने के लिए। आने वाले दिन बताएंगे कि लोकसभा राहुल गांधी पर क्या फैसला लेती है, क्या उनकी सदस्यता इससे प्रभावित हो सकती है। राहुल गांधी के जो सख्त खिलाफ हैं, ऐसी कुछ वेबसाइटों ने अभी ये लिखना चालू किया है कि कौन से कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। तो तुरंत तो नहीं होगी, क्योंकि 30 दिन के लिए अमल रोका गया है, खुद फैसला सुनाने वाले जज ने रोका है। तो आगे देखते हैं हम, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प रहेंगे। ये अदालत से लेकर लोकसभा तक इन सब जगहों पे ये रहेगा। कई लोगों का ये मानना है कि जब सरकार किसी नेता के पीछे हाथ धोकर पड़ती है, उससे बदला भंजाने की कोशिश करती है, उसको कुचल कर ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो सत्तारूढ़ पार्टी का नुकसान होता है। मैं ये नहीं जानता कि ये जो अदालत में जो फैसला हुआ है, वहाँ जाने के लिए भाजपा के विधायक को पार्टी ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन चूंकि भाजपा के विधायक हैं तो मानना चाहिए कि इसके पीछे भाजपा की सहमति रही होगी। दिलचस्प बात यह है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी के समय जब तमाम पार्टियों ने, 8 या 9 विपक्षी दलों ने इसकी निंदा की और प्रधानमंत्री को लिख के भेजा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां ये गलत काम कर रही हैं, ऐसी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए विपक्षी दलों से, तो कांग्रेस उसमें दूर रही। कांग्रेस ने उसमें दस्तखत नहीं किया, कांग्रेस ने उसमें टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज सूरत की अदालत का फैसला आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खूब जमकर केंद्र सरकार और भाजपा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेताओं के साथ ये सुलूक ठीक नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं को खत्म करने और कुचलने की कोशिश चल रही है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, मैं उनके पूरे बयान को दोहराना नहीं चाहता, आपको खबरों में देखने मिल जाएगा। तो मैं इन तमाम बातों को जोड़कर आपके सामने रखने के लिए यहाँ आया था कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसके क्या मायने हैं। अब आपको याद होगा
कि दो और बातों को लेके इस तरह के नारे अलग अलग चुनावों में हवा में रहे। प्रधानमंत्री मोदी बार बार दावा करते थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। तो एक नारा पिछले चुनाव में बहुत लगा था कि चौकीदार ही चोर है। अब हो सकता है कि उस वक्त चौकीदारी के पेशे में जो लोग रहे हों वो भी जा सकते थे कोर्ट कि ये मेहनतकश चौकीदार का अपमान है, और हो सकता है कि उस वक्त भी ऐसा नारा लगाने वाले लोगों को सजा मिली होती। लेकिन जाति के आधार पे लोग संगठित होते हैं, कोर्ट जाते हैं, पेशे के आधार पे नहीं जाते। इसलिए चौकीदारों ने इसको अपमान नहीं माना कि ये हमारा अपमान हो रहा है, या कम से कम अदालत जाने जितना अपमान नहीं माना। दूसरा, लोगों को याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह वगैरह जन मोर्चा बना के उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो लगातार एक नारा हवा में गूंजता था। नेता भी बोलते थे, टीवी के खबरों में भी दिखाया जाता था, अखबारों में भी लिखा जाता था। वो नारा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तो वो तो सीधा सीधा चोर एक व्यक्ति को ही बता दिया गया था। लेकिन क्या आपको याद पड़ता है कि राजीव गांधी ऐसे किसी नारे के खिलाफ अदालत गए थे, मानहानि का दावा किया था? ये कानून उसके पहले का है जिसके तहत अभी सजा हुई है। तो सोचने का एक मुद्दा ये भी है कि सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में जो लोग हैं वो एक दूसरे के कहे हुए किन मुद्दों को लेकर, किन शब्दों को लेकर अदालत जाएं। अभी एक ताज़ा घटना और हुई है। संसद में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पेट भर कर कोसा, ये वो अक्सर करते हैं, उनकी पार्टी अक्सर करती है, लेकिन उस दिन उन्होंने फिर किया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने इंदिरा गांधी और बाद के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिवार के लोग नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लिखते हैं, नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है ये परिवार। तो लोगों ने इस पर, सांसदों ने इस पर लोकसभा में या राज्यसभा में इस पर नोटिस दिया है, अवमानना का नोटिस दिया है कि ये सोनिया गांधी के, इंदिरा गांधी के परिवार का अपमान है। क्योंकि हिंदुस्तान की आम परंपरा ये है कि लोग अपने पिता का सरनेम यूज़ करते हैं। तो फिरोज़ गांधी की पत्नी होने के नाते इंदिरा गांधी ने अपने पति का सरनेम यूज़ किया, और फिरोज़ और इंदिरा के बच्चों ने, उनके बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने गांधी सरनेम यूज़ किया। इसमें नेहरू कहीं बीच में नहीं आ रहे हैं। अगर नेहरू का कोई बेटा होता तो शायद उनका वंश का नाम चलते रहता, लेकिन उनकी बेटी थी जिसने शादी के बाद पति का सरनेम इस्तेमाल किया। तो इस तरह की बात अभी संसद में भी हुई है, संसद में भी नोटिस दिया गया है मोदी की इस बात के ऊपर। तो इन तमाम बातों को सोचना होगा। संसद की कही हुई बातों पर अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर नहीं हो सकता, वो विशेषाधिकार है संसद के भीतर का, लेकिन वहाँ पे विचार हो सकता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में कौन कौन लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कैसी भाषा के इस्तेमाल पे राहुल गांधी को ये सज़ा हुई है, और इस सज़ा के और क्या मायने हैं, और राहुल गांधी इस सज़ा से किस तरह बचे रहते अगर 2013 में वो कानून बन गया रहता। तो आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। कल हम और आप किसी और चर्चित मुद्दे को लेकर, किसी और खबर को लेकर यहाँ पर फिर मिलेंगे। तब तक इन तमाम बातों पर आप सोचिए ज़रूर। नमस्कार, कल मिलेंगे।